हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक नया पार्ट बिल्कुल से जिसके जिसका अगर हम स्कोप देखें तो अगर हम आप देख रहे हैं कि इस समय पर जो वैकेंसीज हैं यूपी कांस्टेबल की 60,000 प्लस वैकेंसीज है, 60,244। और अगर अब हम बात करें तो यूपीएसआई यानी और एएसआई की भी वैकेंसीज आई हुई है। टोटल कितनी वैकेंसी है अगर मैं बात करूं तो आपने देखा जिसका भी ओ लेवल है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है सर, 927 वैकेंसी है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखें कि ये एक ऐसा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसके आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में 18 से 20 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। तो आप कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपको केवल और केवल किस सेक्शन से आने वाले हैं? मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक अभिरुचि से आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग देर ना करिए, जल्दी से जल्दी आकर जुड़ जाइए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर हम आपको टॉपिक तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि टॉपिक के साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को आसानी से पता चल जाए कि एक्चुअल में कि मेंटल एबिलिटी किस तरीके से पढ़ी जाती है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए आइए समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी। तो अगर अब हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक अभिरुचि की बात करें तो यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है, जैसे पुलिस सिस्टम है, ठीक है, विधि और लॉ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जनहित याचिका है, सांप्रदायिक सौधर्य है। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल अगर मैं टॉपिक की बात करूं या सिलेबस की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 13 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक है सर? 13 टॉपिक्स हैं। और इन 13 टॉपिक्स में हम लोग सारे के सारी चीजें करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक की बात कर दूं मैं तो आप देख रहे हैं कि जो पहला टॉपिक्स है वो क्या है सर? जनहित याचिका। दूसरा टॉपिक की बात करें तो आप देख रहे हैं लॉ एंड पीसेस यानी कि कानून और शांति व्यवस्था। फिर है सांप्रदायिक सद्भाव। आगे अगर हम बात करें तो क्राइम कंट्रोल यानी कि अपराध नियंत्रण। फिर पांचवें चैप्टर की बात करें तो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। और पांचवें की बात करें तो अनुकूलन की क्षमता। और सातवें की बात करें तो व्यवसायिक सूचना। आठवें की बात करें तो पुलिस सिस्टम यानी कि पुलिस प्रणाली की बात की जाएगी। और नौवां टॉपिक जो होगा वो समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था होगा। 10वां टॉपिक व्यवसाय के प्रति रुचि। और 11वां टॉपिक की बात की जाए तो मानसिक दृढ़ता। और 12वें की बात की जाए तो अल्पसंख्यक और अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता। और लास्ट में बात किया जाए तो लैंगिक संवेदनशीलता की बात की जाएगी। तो टोटल यहां पर हम लोग 13 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ध्यान रखना है कितने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? 13 टॉपिक, जिसमें से आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक होगा। और उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है जनहित याचिका यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जहिया भी कहते हैं। तो आइए ज्यादा देर शुरू न करते हुए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है PIL यानी कि जनहित याचिका। और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर चीजें इसको क्या बोलते हैं सर? जहिया भी कहा जाता है। तो अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि PL है क्या या जनहित या लोकहित का अर्थ क्या है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि जनहित और लोकहित का अर्थ एक्चुअल में आप देख पा रहे होंगे यानी कि PIL की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि जनहित या लोकहित क्या है। उसके बाद हम जनहित याचिका के बारे में बात करेंगे। पहले हम जनहित या लोकहित के बारे में बात करें तो आप तो देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है जन साधारण की भलाई अथवा जनता के हित का काम। तो जाहिर सी बात है जनहित बोल रहे हैं तो जन मने हो गया जनता और हित मने उसकी भलाई यानी कि जनहित। या हम लोकहित यानी कि लोकहित और जनहित यानी कि लोगों की भलाई। और जनहित का मतलब हो गया कि जन साधारण की भलाई के बारे में बात की गई है। अब अर्थशास्त्री लोक संघ हो तो देखिए एक नाम दिया हुआ है लोक संघ हो और ये क्या है सर? अर्थशास्त्री है। इन्होंने अपनी पुस्तक सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक हित में तर्क दिया है कि सार्वजनिक हित का जो निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसलिए सार्वजनिक हित को प्रतिनिधि व्यक्ति के पूर्व कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो प्रतिनिधित्व है, जो प्रतिनिधि कर रहा है जनहित याचिका का, उसके द्वारा लोगों को निश्चित रूप से क्या होगा सर? फायदा पहुंचेगा। और इसी को फायदा पहुंचे इसीलिए यह सिस्टम लाया गया यानी कि जनहित या लोकहित की बात की जा सकती है। किसी भी घटना में सार्वजनिक हित के काम के मुद्दों की एक विशाल श्रृंखला शामिल होती है जिसमें कुछ ऐसे भी शामिल है जिन्हें लोग आमतौर पर कॉर्पोरेट मानते हैं। तो अगर अब हम देख लें
कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए तो यहां पर आप लोग कुछ ऐसे भी मामले हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको चाहे तो हम जनहित याचिका के अंतर्गत ला सकते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना तो मान लेते हैं कॉर्पोरेट है, तो यहां पर ऐसा ही चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें हम लोकहित या जनहित के बारे में बात कर सकते हैं। तो लोकहित और जनहित का एक नॉर्मल सा और एक बिल्कुल छोटा सा मतलब है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। वो क्या है सर? लोगों की भलाई, यानी कि जन साधारण की क्या है? भलाई। यानी कि जनहित याचिका का मतलब हुआ जन साधारण व्यक्ति की भलाई की बात करना, हित मने भलाई। और अगर लोक सेम चीज है, जनहित या हो या लोकहित हो, तो लोकहित का भी मतलब वही होगा कि लोगों की भलाई के बारे में बात की जा रही है। आगे अगर हम बात करें तो जनहित में काम करने के कुछ मुद्दे संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित है। तो अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं यहां पर जो मुद्दे हैं वो बहुत सारे हैं, और ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं इन पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुद्दे हैं आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और इस स्क्रीन पर आने के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एचआईवी, पशु मुद्दे, कला एवं मनोरंजन, दिवालियापन, ऋण, व्यापार, आर्थिक मुद्दे, बच्चे, युवा, नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता, संचार, उपभोक्ता, आपराधिक, मृत्युदंड, विकलांगता। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आते हैं सर? जनहित याचिका के अंतर्गत आप इन्हें क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आप सारी चीजों को जनहित याचिका में डाल सकते हैं। जैसे समलैंगिक, उभय लिंगी और ट्रांसजेंडर के मुद्दे आप लोग आजकल देख रहे हैं। एक मूवी भी आई हुई थी, ठीक है ना? तो ट्रांसजेंडर, अभी आपने एक पिक्चर देखी कि एक बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अब हमारे पास जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर भी मूवी बनाना शुरू हो चुका है। अब देखिए, शस्त्र नियंत्रण मुद्दा, सरकारी जवाब, स्वास्थ्य चिकित्सा, बेघर आवास, मानव अधिकार, अप्रवासन शरणार्थी, बहुत सारे, गरीबी अभियोजन, मूल अमेरिकी जनजाति कानून, नगर पालिका कानून, श्रम, रोजगार, किशोर रक्षा। तो ये सारे के सारे जो मामले हैं, व्यापार है, संक्रमण है, न्याय है, मतदाता है, महिलाओं के मुद्दे हैं। तो ये जो जितने भी मुद्दे हैं ये सभी के सभी मुद्दे कहां आते हैं सर? जनहित याचिका के अंतर्गत आते हैं। और जनहित याचिका के अंतर्गत आने के कारण आप इन्हें कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो जनहित में कार्य करते समय कई बार जनहित के हित के मामलों की उपेक्षा हो जाती है, और जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद से जनहित या लोकहित के मामलों में स्पष्टता और बढ़ी है। तो अगर हम बात करें, जब तक जनहित याचिका नहीं थी, तो अगर मैं जनहित याचिका की बात करूं तो 1980 में इसका शुरुआत हुई। और अगर मैं बात करूं तो जनहित याचिका पहले नहीं थी, तो इससे कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार थे या मूल अधिकार थे उनका हनन हो जाता था, और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो नीचे वाले लोगों का शोषण करने शुरू कर दिए थे। तो इन सभी चीजों के कारण ही एक नई चीज आई, और वो क्या है सर? जनहित याचिका। उसके थ्रू आप, कोई भी बंदा है, कितना भी है, कितना भी पावरफुल है, आप उससे जवाब मांग सकते हैं और उसे जवाब देना होगा। एक तो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। आप जनहित याचिका में केवल और केवल 50 रुपए खर्च कर किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपका मुद्दा हो सवाल पूछने का, वह निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं लोकहित या जनहित की बात करना चाहिए। आप पर्सनल वे पर कभी भी जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। आपको जनहित याचिका के लिए निश्चित रूप से समाज या लोकहित या ऐसी बातों के मुद्दों को लेकर आप हमेशा जहिया को कहीं ना कहीं दायर कर सकते हैं या रिट डाल सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। आगे अभी हम लोग और बात करेंगे कि कहां कहां जनहित याचिका को या पीआईएल को हम कहां कहां दर्ज करा सकते हैं, कैसे दर्ज करा सकते हैं, सारी चीजों को हम लोग जानेंगे वन बाई वन। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आप मुद्दे देख रहे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे किसके लिए है सर? जनहित याचिका के लिए। पहले कहीं ना कहीं जनहित याचिका ना होने के कारण इन मुद्दों का ये मौलिक अधिकार होते हुए भी कहीं ना कहीं इसका हमें फायदा नहीं पहुंच रहा था, और इसका हमारा हनन हो रहा था। इन हनन से बचने के लिए ही ये सारी चीजें शुरू की गई, जैसे घरेलू हिंसा है, आर्थिक विकास है, शिक्षा है, बुजुर्ग है। तो आपको शिक्षा का भी पता होगा कि 14 साल तक के बच्चों के लिए अमेंडमेंट बना दिया गया, जिसमें से शिक्षा क्या रहेगी? फ्री रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं जनहित याचिका यानी कि पीआईएल क्या है। तो अगर मैं बात करूं
तो आप देख रहे हैं कि जनहित याचिका एक्चुअल में क्या है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए आइए बात करना शुरू करते हैं। तो जनहित याचिका यानी कि पीआईएल मानव अधिकारों में समानता और आगे बढ़ाने का सार्वजनिक मुद्दे उठाने के लिए कानून का क्या है सर, उपयोग है, और जिसका नाम क्या है सर, जहिया है। मैंने देखिए बार बार ये बात बोल रहा था कि जनहित को जहिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जनहित याचिका। तो इसको शॉर्ट फॉर्म और इसी को हम पीआईएल भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो भारत के पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती, कौन व्यक्ति है सर, पीएन भगवती। पीएन भगवती को जनहित याचिका का क्या माना जाता है सर, जनक माना जाता है। तो आपको ये जो मैं पॉइंट ऑफ कर रहा हूं तो इनको अपने दिमाग में रखना है और कॉपी और पेन से अपने नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि सारी चीजें आप ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही सारी चीजें लिख पाएंगे। तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पॉइंट्स आपको बताते हुए चलूंगा, ताकि आपके पास जो पीवाई की क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सके। और आने वाले समय में 18 तारीख को, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम है, 18 फरवरी को एग्जाम है, तो 18 फरवरी को एग्जाम है तो हो सकता है 18 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और बहुत पहले ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एग्जाम डेट बढ़ाई जाती है तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको एग्जाम डेट बढ़ गई अगर, तो हम आपको क्या करेंगे, जितने भी अभ्यास प्रैक्टिस सेट है वो भी कराते रहेंगे। तो यानी कि ये 13 टॉपिक्स हैं, तो ये 13 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या होगा सर, निश्चित रूप से जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आज हम लोग टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि यहां पर जो भारत के पूर्व न्यायाधीश की बात की गई, डॉक्टर पीएन भगवती, उनको क्या माना जाता है सर, जनक कहा जाता है। और 1970 के दशक से शुरू होकर अगर मैं बात करूं तो 1980 के दशक तक में अवधारणा इसकी क्या पक्की हो गई। तो अगर मैं बात करूं तो जो जनहित याचिका की बात शुरू हुई थी वो 1970 में शुरू हो चुकी थी, यानी कि 1970 में शुरू हो गई। लेकिन उसको चर्चा चलती रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चर्चाओं के समय में 10 साल का समय लग गया और टोटल फाइनली इसे 1980 में यानी कि 1980 में फिक्स कर दिया गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया। अब अगर हम बात करें तो केस, आतंकवाद, बंधुआ मजदूर, एसिड अटैक, प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण दुर्व्यवस्था और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो जनहित याचिका थी वो 1976 में मुंबई कारागार बनाम अब्दुल थाई मामले में शुरू हुई थी। जो सबसे पहली थी वो क्या थी, 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई के मामले में शुरू हुई थी। लेकिन इस पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ज्यादा ध्यान न देने के कारण ये वहीं पर रुक गई। लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो सबसे पहला मुद्दा था, यानी कि जो पहला पीआईएल था, यानी कि तो मामला उठा था लेकिन इसमें कोई भी पीआईएल दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन जो सबसे पहली पीआईएल मामला आया वो आया 1979 में। सर कब आया सर, 1979 में। और कपिला हिंगोरानी ने याचिका दायर की। किसने सर दायर की, कपिला हिंगोरानी ने। और कपिला हिंगोरानी एक वकील थी और इन्होंने क्या किया, एक पीआईएल यानी कि जहिया को दायर किया और प्रसिद्ध हुस्नैरा खातून मामले में पटना की जेलों में लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा सुनिश्चित किया। और हिंगोरानी एक वकील थी और इस सफल मामले के परिणाम स्वरूप हिंगोरानी को जनहित याचिका का क्या माना जाता है सर, जननी। हिंगोरानी को, यानी कि अगर हम बात करें तो कपिला हिंगोरानी को इस जनहित याचिका का क्या माना जाता है सर, जननी माना जाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देख रहे हैं कि पीएन भगवती को क्या माना गया, न्यायाधीश जो थे इनको हमारे पास क्या माना गया सर, जनक। और वैसे ही हमारे पास जो वकील थी, लेडीज वकील थी जिनका नाम था कपिला हिंगोरानी और यह एक वकील थी और इनको क्या कहा जाता है सर, जननी कहा जाता है। किसका, पीआईएल का। तो ये देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला कि जनहित याचिका को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका आ रहा है जहिया। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम बात करें तो जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है, तो पीएन भगवती जी को। और अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक शुरुआत हुई, तो 1970 से शुरुआत, दशक के में शुरुआत हुई और 1980 में इसकी अवधारणा क्या हो गई सर, पक्की हो गई। अब अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए कोर्ट हेड में जनहित याचिका फाइल कर सकता है। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा। अब दूसरी बात आपको पता चली कि 1976 में पहला कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले से शुरू हुई थी, लेकिन इसमें कोई पीआईएल दर्ज नहीं की गई, इसलिए इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जान पाए। लेकिन जब अगर हम फाइनली बात करें तो पहला पीआईएल जो मामला था वो 1979 में। कब सर, 1979 में। किसने सर, कपिला हिंगोरानी जी ने एक याचिका दायर की और प्रसिद्ध हुस्नैरा खातून, कौन सा सर, प्रसिद्ध हुस्नैरा खातून बनाम बिहार
सरकार के में चालू हुआ था, जिसमें लगभग 40,000 जो कैदी थे, विचाराधीन कैदी थे, उनकी रिहाई की मांग की गई थी। ठीक, और इसीलिए कपिला हिंगोरानी को क्या कहा जाता है, जनहित याचिका का जननी माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आए हैं, इनको आपको अब नोट कर लेना है और फ्यूचर्स के लिए इसको रख लेना है। अब अगर हम बात करें तो पीआईएल जनहित याचिका मुकदमा दर्ज करना पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी निजी पक्ष द्वारा अदालत में पेश किया जाता है। तो यहां पर ये जो जनहित याचिका है, मैंने क्या बताया कि जनहित याचिका जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके लिए वो नहीं करेगा, उसके लिए कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति करेगा, यानी कि पीड़ित जो व्यक्ति है उनके लिए कोई और करेगा, या तो डायरेक्ट न्यायालय उसको संज्ञान में लेगा। तो आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया या हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, तो ये जो उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, तो इस तरह की बातें होती हैं, वो इसी तरीके से होता है, वो पीआईएल के थ्रू ही संज्ञान में ले लेते हैं। अब आगे और हम बात करते हैं नेक्स्ट जनहित याचिका पीआईएल। अगर हम बात करें तो ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम अदालतों द्वारा जनता को दी गई क्या है, शक्ति है। पहले जनता के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि वो किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सके, लेकिन जनहित याचिका एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर दे दी गई किसको सर, जनता को, ताकि वो क्या कर सके कि कहीं ना कहीं वो अपने जो क्वेश्चन है, जो उसका हनन हो रहा है, उसके जो मौलिक अधिकार है, ये जो उनकी चीजें हैं, उसमें अगर कोई हनन कर रहा है तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए एक चीज आ गई और उसका नाम है सर जहिया, यानी कि जनहित याचिका या पीआईएल भी हम कह सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 32 के तहत एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में, ये देखिए दो पॉइंट्स आ गए, आपके पास क्वेश्चन में पूछे जा सकता है कि अगर हम बात करें तो जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है या रेट डाली जा सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में इस रेट को दायर किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जनहित याचिका दायर करने के लिए न्यायालय में प्रतिवादी शुल्क कितना है सर, 50 रुपए है। तो यहां पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं है वकीलों का या किसी का, तो आप मात्र केवल 50 रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं या रिट डाल सकते हैं, ताकि आपको आपके जो लोकहित की बात कर रहे थे या लोकहित के पक्ष में जो आप बातें कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचे। और याद रखना, यह रिट याचिका से अलग है जो व्यक्तियों संस्थानों द्वारा अपने लाभों के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभों के लिए है। तो ये याद रखिए, यह एक ऐसी रिट याचिका है जो आम पब्लिक या अपने फायदे के लिए आप नहीं यूज कर सकते। यह आप हमेशा के लिए याद रखिए जनता के हित के बारे में या लोक हित के लिए ही हमेशा इसकी रिट को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा भारत संविधान के अनुच्छेद 39A, तो आपको ध्यान रखना है 39A, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 यानी कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम रिट को क्या कर सकते हैं, याचिका को दायर कर सकते हैं। और दूसरा, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट को दायर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो निकल कर आया हमारा वो आ गया अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और विस्तार किया जा सके। तो आपको मैंने क्या बताया, 3 पॉइंट्स यहां पर निकल के आ गए। पहला निकल के आ गया सर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 यानी कि 226 के तहत उच्च न्यायालयों में। और तीसरा पॉइंट जो निकल के आ गया वो ये आ गया कि जो हमारे पास निहित सिद्धांत है वो कहां है, अनुच्छेद 39A में है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। वे क्षेत्र जहां जनहित याचिका दायर की जा सकती है, प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि बहुत सारे, देखिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारे मुद्दे दिखाए थे, ये देखिए आपको मैंने इतने सारे ये सारे मुद्दे दिखाए। इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं जनहित याचिका क्या की जा सकती है, दायर की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब हम बात करें तो आपने देखा कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने के लिए भारत के लोगों को जनहित याचिका प्रदान की गई है। तो जनहित याचिका आपको छोटी मुद्दों में नहीं जाना, छोटी अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप कहां चले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 50 रुपए खर्चा करके आप पीआईएल क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं और जिसकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका को दायर कर सकता है, जबकि जनहित याचिका विचार यह है कि सरकार का न्याय का सामना करना पड़ रहा है और जब यह महसूस किया जाता है कि सरकार उनके हित
और वेलफेयर राइट्स को रिफ्यूज कर रही है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जनहित याचिका आप अपने फायदे के लिए नहीं या पर्सनली फायदे के लिए नहीं, जबकि लोक और समाज के फायदे के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और जनहित याचिका की रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। और मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बात की जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो 226 यानी कि 226 के तहत आपको ये जो अमेंडमेंट है ये 39A पर, अनुच्छेद 39A पर अमेंडमेंट दिया गया है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो जनहित याचिका के माध्यम से दायर किया जा सकता है। अब देखिए जनहित याचिका के माध्यम से क्या दिया जा सकता है, मोरल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरीके के राइट्स है, एक मोरल राइट्स है और एक फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर इनका उल्लंघन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का, या आपको लग रहा है कि समाज में ये जो हमारे मोरल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स है इनका उल्लंघन हो रहा है किसी कार्य के कारण या किसी भी चीज के कारण, तो आप जनहित याचिका की रेट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट 50 रुपए के मात्र खर्चे से। अब अगर हम देखें तो गरीबों को ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अगर कहीं पर भी जो गरीब व्यक्ति है, जो अनुसूचित व्यक्ति है या कोई भी ट्रिब्यूट है, इन सभी के अगर कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उल्लंघन हो रहा है तो आप रिट को दायर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक पब्लिक ड्यूटी की संरचना करने के लिए म्युनिसिपल अथॉरिटी को फोर्स करना चाहिए और गवर्नमेंट पॉलिसी को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स है उनको हमारे पास क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गवर्नमेंट्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम सारी चीजें जान सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपने जो बनाया गया है वो क्या है सर, जनहित याचिका है। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से, और अगर क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे जानते हैं कि क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका का महत्व क्या है। अब देखिए हर एक चीज की कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर मैं बात करूं तो जनहित याचिका की जो इंपॉर्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है और कैसे है इसकी इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो जनहित याचिका का उद्देश्य आम लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करना और अदालत में पहुंचाने के लिए। तो ये बात मैंने पहले भी बताई कि वास्तविकता में जो जनहित याचिका है या जो जहिया है वो आम पब्लिक यानी कि जो जनहित के लोग यानी कि जो जनहित वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा और व्यवस्था और उनके राइट्स, जो मोरल और ह्यूमन राइट्स है उनका हनन ना हो, इन सभी चीजों के लिए हम जनहित याचिका या जहिया का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन बनाए रखने की, कानून या न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि किसी को अगर पावर मिल गई है और या न्याय में बैठा हुआ है तो वो अपनी मन की मर्जी ना कर सके, इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं जहिया का उपयोग या जनहित याचिका का उपयोग किया जाता है। मूल उद्देश्य गरीबों और हाशिए वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ एवं न्याय संगत बनाने के लिए है। तो यानी कि अगर अब हम बात करें तो बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है तो वो अपने न्याय के लिए कहीं भी चला जाता है, कोई भी वकील कर लेता है, लेकिन जो गरीब और बेचारा कमजोर तबके का वर्ग का आदमी है उसको कहां से, जो गरीब कमजोर वर्ग का तबके का आदमी है उसे न्याय कैसे मिलेगा, उसके पास तो पैसे भी नहीं है, वकीलों के खर्चे भी नहीं है, तो वो कैसे जाए, कैसे समाज के प्रति अच्छा काम कर सके और कैसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सके। तो अगर हम बात करें तो इन सभी चीजों के लिए वो क्या यूज कर सकता है सर, जहिया को यूज कर सकता है, यानी कि जनहित याचिका को यूज कर सकता है। और वह राज्य संस्थानों जैसे जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों और आदि न्यायिक निगरानी में मदद करता है। तो इन सभी बातों को हमको ध्यान रखना है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है सर, उपकरण है। तो देखिए जो न्यायिक समीक्षा चल रही है उस समीक्षा में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस क्या है सर, जहिया, और वो क्या है सर, महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंस टूल्स है। हम कह सकते हैं कि जो जहिया है वो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यायिक सिस्टम है उस न्यायिक सिस्टम पर लोगों की भलाई के लिए एक बहुत बेहतर टूल है, और इस टूल को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे देखिए PIL सामाजिक विकास और कानून नियम को बनाए रखने और कानून के न्याय के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए है। ये भी बात सही है। तो बार बार मैंने वही बात बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो जहिया है, जो PIL है, वो समाज के हित या लोक हित के बारे में बात करता है, और कहीं ना कहीं ये समाज में
कहीं ना कहीं ये समाज में बार बार चीजों को इक्वलिटी बदलने के लिए या किसी को कोई मोरल राइट्स या कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है उन सभी को इक्वल बनाए रखने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो जनहित याचिकाओं का प्रारंभिक विचार और उपलब्ध न्याय दिलाना है और उस मानवाधिकार उन लोगों तक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है और अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। अगर अब हम बात करें तो मानवाधिकारों की बात की जाए तो मानवाधिकारों में से बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले अधिकारी भी होते हैं। अगर देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो वो बातें कहां सुनी जाएंगी, कहीं ना कहीं कोर्ट में सुनी जाएंगी। तो अगर आपको बात करें तो आपने सुना होगा, आपने ये लाइन बहुत अच्छे से सुनी होगी कि आई विल सी यू इन कोर्ट। ये बोलता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा व्यक्ति विशेष है उसे अभी भी भरोसा है हमारी न्यायपालिका पर, और ये जो न्यायपालिका पर जो भरोसा है इस को ध्यान रखना है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास तरीका है इन सारी चीजों को हमको कहीं ना कहीं यूज करना है, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करें तो जनहित याचिका का इंपॉर्टेंस और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। यह सभी के लिए न्याय की पहुंच लोकतांत्रिकरण करता है। कोई भी नागरिक या कंपनी उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकती है जिनके पास साधन नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। ये वास्तविकता में मैंने क्या बताया, कहीं ना कहीं ये बार बार मैं बात बोल रहा हूं कि लोकहित या पब्लिक हित की बात है, ये पर्सनल नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं, कोई व्यक्ति विशेष ऐसे हैं या जो लोग हैं जिनके पास क्या है, साधन नहीं है, साधन नहीं है यानी कि उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो उनके पास साधन ना होने के बावजूद अगर वो ये बात चाहते हैं कि उनको न्याय मिले तो उनके लिए कोई नागरिक या कंपनी उन लोगों की ओर से यानी कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान की बात की जाए, वह उन लोगों की मदद के लिए याचिका यानी कि जहिया का उपयोग कर सकती है। ठीक है ना। पीआईएल की शुरुआत विधायी कार्रवाई, न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक समर्थन की पुष्टि की जाती है। अब देखिए जनहित याचिका गुणवत्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और व्यापक गुंजाइश पैदा करने के लिए है। बहुत सारी चीजें हैं, समानता, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का अर्थ विस्तार और अधिकारों की नई व्यवस्था को निर्माण करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अब हम बात करें तो इस पद्धति में मानव अधिकारों पर एक क्विक टेस्ट, फ्री लीगल हेल्प, गरिमा, डिग्निटी, एजुकेशन और इसके राइट्स हैं। यह राइट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी कि जनहित याचिका के माध्यम से परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या पढ़ सकते हैं सर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अगर अब हम बात करें तो कभी आपसे अगर पीआईएल का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो देखिए मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपको ध्यान रखना है और इसको क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए न्याय तक पहुंचकर लोकतांत्रिकीकरण करके या ट्रेडिशनल रूल से रिलैक्स करके हासिल किया जा सकता है और इसको अब्यूज करने वाले वर्गों को कोर्ट से संबोधित कर सकते हैं। तो यानी कि जितने भी है हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम कहां से निकाल सकते हैं सर? जहिया के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। ये क्या किनके लिए होता है? जिनके पास साधन नहीं है और उनको साधन या उनको न्याय दिलाने के लिए कोई कंपनी या कोई भी संस्थान या कोई भी नागरिक उनके लिए यह याचिका को दायर कर सकता है। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके लाभ क्या क्या है सर? अब देखिए इंपॉर्टेंस थी और इंपॉर्टेंस के साथ साथ अगर आप ध्यान से समझें तो इसके हमारे पास फायदे भी बहुत है, यानी कि क्या प्रॉफिट्स है, क्या लाभ है। तो इन लाभ और प्रॉफिट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास बात सबसे सब पहले करते हैं कि यह कानून को स्पष्ट करता है, यानी कि जो कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल स्पष्टीकरण देता है। ऐसा नहीं है कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती है, हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो जहिया के माध्यम से हम उन चीजों को समझ सकते हैं। यानी कि यह कहीं ना कहीं हमारे पास जो कानून की प्रॉब्लम्स है, जो क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, स्पष्ट करता है। न्यायाधीशों को कानून की व्यवस्था करने की अनुमति देकर कानून की सहायता का विकास करना है। बिल्कुल सही है। कमजोर लोगों के प्रमुख मामले में खुलकर आवाज देना, इसके अलावा उनके राइट्स की एडवोकेसी करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही होगी। पब्लिक डिबेट और मीडिया कवरेज को सपोर्ट करने वाली प्रॉब्लम्स को, मेजर प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कोई घटना ऐसी हो गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहां पर पब्लिक सेल्फ में कोई काम नहीं कर पा रही, लेकिन
पब्लिक सेल्फ में काम नहीं कर पा रही, लेकिन उनके कहीं ना कहीं राइट्स और मोरल का हनन हो रहा है। तो आप देखते हैं कि आजकल तो न्यूज चैनल हर एक चीज वीडियो वायरल हो जाता है, तो तुरंत अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि वीडियो वायरल हो गया तो उसको संज्ञान में लेती है कौन? सरकार। यानी कि जो संज्ञान में लेगी, कौन सा संज्ञान में लेगी? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको संज्ञान में लेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेगी। तो आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई भी लोग, किसान है, लोग धरना प्रदर्शन है, उसकी तरफ से कोई रिट दायर नहीं की गई, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी तरफ से बहुत सारी संस्थानों ने और बहुत सारे व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं रिट दायर की। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखते होंगे कि यूपी की वैकेंसीज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग उससे खुश नहीं रहते या उसके जजमेंट से खुश नहीं रहते, तो सारे लोग या सारे स्टूडेंट्स मिलकर हाई कोर्ट इलाहाबाद में या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपनी याचिका को दायर करते हैं और वो याचिका के थ्रू उनको देखा जाता है कि क्या इन्होंने जो याचिका दायर की है वो सही है या गलत। अगर सही है तो सरकार उनके पक्ष में फैसला देती है। अब अगर हम बात करें, प्रत्येक नागरिक को एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि जो नागरिक बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट की फीस क्या है? नॉमिनल रेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कितना है, 50 रुपए प्रतिवादी है। यानी कि अगर एक व्यक्ति के लिए आपने किया है, अगर 100 व्यक्ति है तो लगभग आपको 5,000 रुपए लग जाएंगे और आप बिल्कुल नॉमिनल फीस पर ये लोगों के लिए हित में बात कर सकते हैं। अगर 100 लोगों है तो 100 लोगों के हित की बात करनी है, तो सब लोगों ने अगर 50-50 दिए तो 5,000 रुपए आप जमा करके वहां पर अपना क्या कर सकते हैं, रिट को दायर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो लिटिगेंट कंसल्टेंट कर सकते हैं और मेजर पब्लिक मुद्दों के बारे में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलावा ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर वेलफेयर और एनवायरमेंट के क्षेत्र भी शामिल है। अब एनवायरमेंट के क्षेत्र की बात की जाए, यानी कि आपको लग रहा है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है और वो क्या कर रही है, प्रदूषण फैला रही है। जैसे अभी आपने देखा कि पन्ना के पास बहुत सारी जमीनों को या जंगलों को हटाकर वहां पर हीरा खदानों को लगाया जा रहा था, तो उस पर पब्लिक ने बहुत सारी चीजें फैलाई और उसका कहीं ना कहीं हनन हुआ। या आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई देख रहे हैं कि आप मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं और वहां पर उनके साथ जुल्म हो रहा है या उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जा रहा है, बार बार उनसे काम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा केजीएफ मूवी एक आई थी, बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखी भी होगी। जो केजीएफ मूवी थी, उस केजीएफ मूवी में आप देखते हैं बहुत सारे मजदूरों को एक किले जैसे नूमे के अंदर रखकर उनको मारकर पीट कर उनसे काम करवाया जा रहा था। तो इस तरीके के हनन तब थे, मान लीजिए, अब नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको आप मीडिया कवरेज के थ्रू या पर्सनल कवरेज के थ्रू आप या तो न्यायालय के संज्ञान में वह बात को डाल सकते हैं, और अगर न्यायालय के संज्ञान में वह बात नहीं डालना चाहते तो आप पर्सनल वे पर या किसी संस्थान के थ्रू भी जनहित याचिका दायर करके उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब अगर अब हम बात करें तो जनहित याचिका का दुरुपयोग, अब देखिए किसी चीज का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, किसी के प्रॉफिट्स है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग भी है। और दुरुपयोग जब हमारे पास लोग करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब होती है। तो इन दुरुपयोगों से बचने के लिए हमको ध्यान रखना है, अदालत में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हुआ ये कि अदालत में तो एक तो पहले से ही इतनी जनहत्या थी और फिर उसके बाद जो नहीं तो जैसे उसको 1980 के बाद से पता चला, स्टार्टिंग में ही लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तो हर आदमी ने क्या किया, भाई 50 रुपया खर्चा करो और जनहित याचिका दायर करो, 50 रुपया खर्चा करो, जनहित याचिका दायर करो, 50 रुपया खर्चा करो, जनहित याचिका दायर करो, यही चलने लगा। अब देखते देखते इतने लोगों ने, भाई 125 करोड़ लोग हैं हम लोग, अब जनहित याचिका हर आदमी दायर करता घूमेगा तो उससे क्या होगा कि यहां पर तो ढेर लग गया अदालतों में जनहित याचिका का। पहले से ही उसके पास ऑलरेडी दुनिया भर के मामले थे, अब एक और उसने नया मामला बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने कमरे में भर के पीआईएल भेजना शुरू कर दिया, हर आदमी पीआईएल के पीछे पड़ गया। तो इन सभी चीजों का जो दुरुपयोग बढ़ा, इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा ये सही नहीं है। तो वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यक्तिगत अप्रशासनिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर क्या किया, काफी नाराजगी व्यक्त की। यानी कि अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो था उसने कहा 2010 में ये क्या बकवापन है, 30 साल में से 3 लाख से ऊपर केस चल रहे हैं, ऊपर ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, हर दूसरा आदमी जनहित याचिका दायर कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हर दूसरा आदमी जनहित याचिका के पीछे पड़ जाएगा या जनहित याचिका दायर करने लग जाएगा, तो भाई अदालत इतना फुर्सत थोड़ी है उसको दुनिया भर के और भी काम निपटाने, हर आदमी जनहित याचिका ही काम निपटाने लगेगा तो बाकी की जो केस है वो क्या होंगे, वैसे ही वो लंबित पड़ रहे हैं और भी देर होती चली जाएगी उसमें। तो काफी नाराजगी व्यक्त की और जनहित याचिका को स्वीकार करने के लिए अदालतों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि हर आदमी जो जनहित याचिका लेकर आ रहा है और वो दायर कर रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करते जा रहे
करते जा रहे, एक्सेप्ट करते जा रहे। तो उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा। जितने भी लोग जनहित याचिका ला रहे हैं उनको अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि जिसने भी मुंह उठाए 50 रुपया खर्चा किया और जनहित याचिका क्या कर दी, दायर कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसने बताया कि निश्चित रूप से उसे कुछ न कुछ आपको दिशा निर्देश दिए और बताया कि क्या करना होगा। तो जैसे जनहित याचिका के कारण प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या है, तो यानी कि लोगों ने प्रतिस्पर्धा के लिए, मुझे उससे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, सर जनहित याचिका दायर कर दी। तो इस तरह की जो समस्याएं थी उस समस्याओं से निपटने के लिए ही कहीं ना कहीं इसने दिशा निर्देश दिए। किसने, हमारे जो उच्च न्यायालय थे उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और दूसरी चीज, जनहित याचिका की कार्रवाई कभी कभी प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या को जन्म दे सकती है। तो मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करने का आदेश देती है और कामगारों और उनकी आजीविका को वंचित उनके परिवारों के हितों को न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। अब बात समझिए कि अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उससे बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, नदियां बहुत खराब हो रही है, आसपास का माहौल खराब हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये फैक्ट्री बंद कर दो। अब जब फैक्ट्री बंद हुई तो जो वहां के लोग मजदूर थे, कामगार थे, कहीं ना कहीं उनके हितों का हनन हो गया। क्यों? क्योंकि उनका काम रोजगार चला गया। लेकिन अब गवर्नमेंट्स कभी कभी ऐसे निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए कहीं पर हमें हाईवे बनाने, अब हाईवे बनाने तो वहां पर भाई जाहिर सी बात है, हाईवे बनाने, विकास करना है तो पेड़ काटने पड़ेंगे। और पेड़ काटने पड़ेंगे, लोगों ने क्या किया, पीआईआर दर्ज कर दिया कि नहीं भाई ये विकास हमको नहीं चाहिए। तो भाई जो वहां पर लोग रह रहे थे उनको विकास नहीं चाहिए, लेकिन जो वहां से लोग आ जा रहे थे, सरकार को जा रहे थे इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, हमको तो विकास चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, कुछ दिशा निर्देश है, अगर लग रहा है कि नहीं जेन्युइन प्रॉब्लम है तब तो आपकी जनहित याचिका को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार को पता है कि जनहित याचिका जेन्युइन नहीं है तो वह निश्चित रूप से आपकी जनहित याचिका को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि अगर मान लीजिए कभी कोई एक समस्या है, उस समस्या को खत्म करने के बाद कभी कभी दूसरी समस्याएं भी क्या हो जाती है सर, उत्पन्न हो जाती है। और जब दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि जंगलों से पेड़ काटना मना, अब एक वो बन गया और जंगलों से अब हम लोगों ने रेट डाल दी कि भाई नहीं, जो वहां पर जो गरीब जनता है, जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जीवन ही जंगल है और उनको लकड़ी काटने का आदेश देना चाहिए। तो बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है। तो वैसे ही याद रखिए कि हमारे पास हमेशा याद रखना है कि कभी कभी किसी निर्णय से, यानी कि अगर आप खुद देखिए कि अगर एक परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई निर्णय लिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो खुश ही हो, जरूरी नहीं है कि वो खुशी हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको खुशी के लिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई काम करते हैं तो दूसरे काम में हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे बात करना होगा। आगे अगर हम देखें तो दुरुपयोग के बारे में और अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और भी चीजें थी। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोनी सोरोबाजी राय ने जनहित याचिका में दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कितने नियम बनाए? 3 नियम। पहले तो जाहिर सी बात है उसने दिशा निर्देश दिए, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। और उसके बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरोबाजी की राय में जनहित याचिका के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कितने बुनियादी नियम बनाए? 3, कि भैया दुरुपयोग ना हो, हमको ये 3 नियम फॉलो करना है। संदिग्ध जनहित याचिका का उपयुक्त मामलों में अनुकरण लागत के साथ साथ अस्वीकार कर देना। जो हमने क्या बताया, जो जेन्युइन नहीं है, हमको जेन्युइन नहीं लग रही, यानी कि सरकार को जो जनहित याचिका जेन्युइन नहीं लग रही उसको निश्चित रूप से वो क्या करेगी सर, अस्वीकार कर लेगी। और ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक नियमों की अधिक विलंबना के बाद चुनौती दी जाती है तो ऐसी याचिकाओं को भी निलंबित कर देना चाहिए। यानी कि आपने देखा कि कहीं पर कोई चीज विकास कार्य निर्माण कार्य शुरू हुआ और विकास कार्य निर्माण कार्य चल रहा था जिससे बहुत सारे पेड़ काटने पड़े या बहुत सारे पहाड़ को तोड़ना पड़ा और या नदियां को थोड़ा डाइवर्जन करना पड़ा या डैम बनाने पड़ रहे हैं विकास कार्य के लिए, और वो सारे काम चालू है और लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। उसके बाद लोगों ने कहा कि भैया ये सही नहीं हो रहा है। अरे भैया जब सही नहीं हो रहा था तो पहले बताना चाहिए था। अब तो 90% काम पूरा हो चुका, गवर्नमेंट पैसा लगा चुकी और आप कह रहे हो कि ये काम सही नहीं हो रहा और इसके लिए आपने जनहित याचिका दायर कर दी। तो यह बिल्कुल भी नहीं है। काम में ऐसी जनहित याचिका को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाएगा या उसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यह क्या है, एक्चुअल में विवादास्पद बन रही है। और विवादास्पद स्थितियां जो भी जनहित याचिका बनाएगी कहीं ना कहीं उसे हमें खारिज करना होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका को अंततः खारिज कर दिया गया है, तो जनहित याचिका को सख्त शर्तों के तहत
होना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ताओं की क्षतिपूर्ति प्रदान कर हर जाने को कवर करे। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज को अगर कैंसिल कर दिया गया है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इस बात को की इंपॉर्टेंस देनी है कि कहीं ना कहीं हम उसकी शर्तों को तहत माने और बिना उसकी शर्तों को, यानी कि अगर हमने क्या बताया कि अगर हम जो जनहित याचिका दायर कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अप्लीकेबल होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो कि जो मतलब हमारे पास विवेकपूर्ण अधिकार होगा, किसके पास, न्यायालय के पास, उसको एक्सेप्ट करने का या नॉट एक्सेप्ट करने का, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनहित याचिका के प्रतिस्पर्धा अधिकारों का समस्या। अब कुछ अधिकार है उसकी समस्या भी है। क्या भारत के संविधान में एक लिखित संविधान है, भारत का संविधान के भाग 3 कितने सर, भाग 3 और में क्या मूल अधिकार और भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व कौन सा सर, भाग 3 में अगर हम बात करें तो हमारे पास मूल अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व राज्य को जनता के बीच संबंधों को नियमित करने का एक बृहद ढांचा है। तो हमारे पास जो भाग 3 दिए गए मूल अधिकार है, भाग 4 में जो हमारे पास निर्धारण है, तो इन सभी बातों का हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही जनहित याचिका पर काम करना है। यानी कि आपको देखना है, गवर्नमेंट्स को देखना है कि जनहित याचिका अगर जेन्युइन है तो उसे यूज करेंगे, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो उसे यूज या उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका के सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि संगठन और नियंत्रण जिसके कुछ वस्तुएं सेवाएं जैसे बिजली, आपने एक पिक्चर देखी होगी बहुत अच्छे से याद आ रही होगी, मीटर बत्ती गुण मीटर चालू, तो वहां पर भी पीआईएल दर्ज की जाती है गवर्नमेंट के उसके कॉर्पोरेट कंपनी के तहत कि भाई ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनको ठेका दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि बत्ती गोल कर रहे हैं, लोगों का आनंद फानन क्या कर रहे हैं, बिल भेज रहे हैं जिससे मेरे क्लाइंट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान देना है, बिजली है, चिकित्सा है, सेवाएं है, टेलीफोन सेवाएं है, आवश्यक खाद्य पदार्थ है और उपलब्धता सुरक्षित करने का आसान होगी। तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, शाहिद कपूर की मूवी है ये बत्ती गुल मीटर चालू, तो वहां पर वो पूरा उस मूवी में बताता है कि कैसे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं बिजली को बचा रहा है और हमको उसका दाम भी चुकता करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास उसका कोई यूजफुल नहीं है। आगे आप बात करें तो जनहित याचिका की कार्रवाई कभी कभी प्रतिस्पर्धा अधिकारियों की समस्याओं को क्या कर सकती है, जन्म कर दे सकती है। जैसे हमने बताया उदाहरण के लिए कोई न्यायालय प्रदूषण को वाले को क्या करता है सर, बंद करता है, तो उनकी आजीविका से क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो वही मैंने बताया कि ये सारी चीजें हो सकती है, कभी ना कभी हुई होंगी और होती है सर, क्योंकि हमने क्या बताया कि हर एक निर्णय से हर एक व्यक्ति खुश नहीं होता, कभी कभी कुछ ही निर्णय से किसी न किसी को प्रॉब्लम भी होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो नीति निर्देश दिए गए या निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ले, और वो ये ध्यान रखे कि कौन सी जनहित याचिका जेन्युइन है और कौन सी जनहित याचिका जेन्युइन नहीं, तो जो वो वही जनहित याचिकाओं को एक्सेप्ट करे जो वास्तविकता में क्या है, जेन्युइन है। आगे अगर अब और आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं तो आपने देखा जनहित याचिकाओं में विलंब यानी कि देरी क्यों हो रही है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी इतने मामले अदालत के पास है और फिर उसके बाद आपने जनहित याचिका दायर की, तो उसे यह बात भी देखनी होगी कि वो वास्तविकता में जनहित याचिका जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए कहीं ना कहीं उसे इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो शोषित और वंचित समूह से संबंधित जनहित याचिका को कई वर्षों से क्या है, लंबित है। जनहित याचिका के मामलों से निपटने में अत्यधिक देरी के कई प्रमुख निर्णय है और अव्यवहारिक अक्रियात्मक मूल्यों के हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि कभी कभी जनहित याचिका में टाइम लग जाता है और कभी ना कहीं लंबित मामले पड़े रहते हैं जिनका निर्णय आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इन सभी चीजों की कारण थोड़ी सी समस्याएं तो है, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को बने रहने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जनहित याचिका क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या इसके मूल वर्ग है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या दुरुपयोग है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है जहिया के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले थे जो मैंने आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू कर पॉइंट करता गया, लेकिन अब कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से मैंने लिख रखे हैं, आपको उसको देखना है। पोजीशन बेसिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका फाइल की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं जनहित याचिका जो है वो कहां पर फाइल की जा सकती है सर, आप देख रहे हैं कि सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में जनहित याचिका को फाइल किया जा सकता है। दोनों अदालतें इस जनहित याचिका समस्या को समाधान करने की क्या रखती है सर, शक्ति रखती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है।
तो आपको क्या याद रखना है कि जनहित याचिका जो है वो इन सभी मामलों पर क्या रखती है, अपनी पावर उसके पास है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जनहित याचिका को आप कहां पर दायर कर सकते हैं सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतों में आपको दायर करने नहीं जाना है। यहां पर जो भी आप PIL या जहिया या जनहित याचिका को दायर करते हैं वो सीधे सीधे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मात्र 50 रुपए प्रतिवादी के खर्चे पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जनहित में जारी किया गया कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न का 75% हिस्सा, कितना सर, 75% हिस्सा उल्लंघन, पीछा करना, गपशप, अनवेलोकम, टच और यौन एडवर्ड और पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक यौन भाषण और यौन टिप्पणी की ओर इशारा के बारे में है। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 75% जो उसके मामले हैं वो यही सारे हैं, जो जिसमें कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी और बहुत सारी यौन की अनटच के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। और इसमें भारतीय महिलाओं में कितना है कार्यस्थल है, 75% का उनका आंकड़ा है। अब अगर हम बात करें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ कहीं ना कहीं हैरेसमेंट होता रहता है और उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की जा सकती है और उन पर दबाव बनाया जा सकता है किसी भी गलत काम करने के लिए। तो आपको ध्यान देना है। तो रोकथाम, निर्देश और निवारण अधिनियम 2013 के उपरोक्त अपराधों से निपटने के लिए पेश किया गया। पहले ये समस्याएं थी तो इन सभी समस्याओं से को सही करने के लिए अधिनियम 2013 को इन सभी चीजों के लिए क्या किया गया, बनाया गया है, ताकि इन सभी चीजों पर कोई भी किसी तरीके का खनन ना हो और कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात करें घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो यौन उत्पीड़न के लिए 2013 जबकि घरेलू हिंसा के लिए 2005 भारत की एक अधिनियम है और जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों को। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। और अभी हम कुछ पॉइंट्स और हैं उनको भी हम समझते हैं। तो देख रहे हैं लिखा है जनहित याचिका नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम बद्रीचंद। तो देखिए कुछ संबंधी निर्णय हैं जो आपके पास जनहित याचिका में लिए गए थे। तो सबसे पहला निर्णय क्या था, नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम बद्रीचंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को निर्णय को बहाल करके यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए दायित्व को पूर्ण करने के मामले में नगर पालिका साधनों की अपर्याप्तता का बहाना लेकर नहीं बच सकती। तो देखिए अगर अब हम बात करें तो एक बहुत पुराना मामला है जिसमें हमारे पास रतलाम बनाम बद्रीचंद ने, उन्होंने नगर पालिका को यह आदेश दिया कि नगर पालिका, उन्होंने रेड दायर की कि जो नगर पालिका है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नगर पालिका अपने पास इक्विपमेंट्स नहीं है, इन सब बहानों से वो बच नहीं सकती, कहीं ना कहीं उसको जवाब देना होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना। दूसरा MC मेहता बनाम भारत संघ प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय भाषाओं में दृश्य श्रव्य माध्यम से प्रसारित करवाने के साथ ही छात्रों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को भी शामिल करने का आदेश किया है। बिल्कुल सर, आपने देखा होगा कि आपके सब्जेक्ट्स में एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है जिसे हम लोग एनवायरमेंट्स कहते हैं, यानी कि पर्यावरण कहते हैं। और एनवायरमेंट सब्जेक्ट अगर जो जुड़ा हुआ है वो MC मेहता ने भारत संघ प्रकरण में यह बात कही कि उच्चतम न्यायालय को सरकार में पर्यावरण की रक्षा के लिए, तो जो वहां पर पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं वहां की जो लोकल लैंग्वेज है जो यहाँ पर बोली जाती है, जैसे हमारे यूपी में बात की जाए तो हिंदी, और अगर हम बात करें बंगाली में बंगला, और ऐसी जगहों पर जहां पर भी है तो वहां पर पर्यावरण की रक्षा के लिए एक सब्जेक्ट जोड़ा जाना चाहिए, एनवायरमेंट या पर्यावरण, उसी की लैंग्वेज में वहां पर जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए एक माध्यम बने और वह क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए। कैसी भाषाओं में होना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा में। फिर तीसरा पॉइंट था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में जेल प्रशासन के पुराने और जेल मैनुअल के नियमों को संशोधन पर जोर दिया था। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला मामला मैंने आपको बताया नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम बद्रीचंद, दूसरा था MC मेहता बनाम भारत संघ प्रकरण, और तीसरा था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ये तीन इंपॉर्टेंट्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इस बात को ध्यान देना है। जनहित याचिका ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत में कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि तत्कालीन 3 तलाक। तो आपने देखा होगा 3 तलाक की बात भी किसमें की गई है सर? जनहित याचिका में ही बात की गई है। और सबरीमाला और हाजी अली में मंदिरों के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलना और सहमति और समलैंगिक
संबंधों को वैध मानना और निष्क्रिय इच्छा को भी वैध बनाना, इन सभी मामलों को कहीं ना कहीं जनहित याचिका ने क्या किया है, बहुत ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं और जिन पर कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में इन निर्णयों को क्या किया गया है, एप्लीकेबल किया गया है और माना गया है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आज का हम लोग PYQ शुरू करते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो लिखा है भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जनहित याचिका थी उसकी शुरुआत एक्चुअल में कब हुई सर, 1960 में। 1960 में अमेरिका, सर कब सर, अमेरिका, ठीक है, 1960 में अमेरिका में इसकी अवधारणा या वहां पर शुरुआत हुई और भारत में ये 1970 में आई और 1970 में इसकी जो पूर्ण अवधारणा है वो कब हो गई सर, 1980 में हो गई। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत तो देखिए 60, 70 और 80, तो 60 की बात की जाए तो अमेरिका में शुरुआत हुई, भारत में 1970 में आई। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं 1998 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूचित किया है। इन दिशा निर्देशों में संशोधन कब किया गया, तो अब आपको देखिए 1998 में, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2007, तो इसका आंसर क्या होगा सर, 2007 में आपने देखा कि ये क्या हुआ, लागू हुआ और 1998 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया था, आपको मैंने यहां पर ये देखिए 2007-10 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, यहां पर काम किया और उसके लिए हमारे पास अवधारणा कब रखी गई थी, 2007 में। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग में है, तो मैं बता दूं आपको कि जनहित याचिका जो संविधान का भाग है वो भाग 3 में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाग 3 में रखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कौन से भाग में रखा गया है, भाग सर 3 में। तो याद रखिए जनहित याचिका का जो संविधान है वह भाग 3 में रखा गया है। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जनहित याचिका PIL काल किसके साथ संबंधित है। तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक पवित्रता। तो आपको मैं बता दूं कि जनहित याचिका वास्तविकता में जो फेमस है वो किसके लिए है सर, न्यायिक पवित्रता के लिए है। यानी कि कहीं ना कहीं जो न्यायिक पवित्रता है उसके लिए होनी चाहिए कि न्यायिक सक्रियता, तो पवित्रता यानी कि जो न्याय में पवित्रता है वो बनी रहनी चाहिए। इन सभी चीजों के लिए क्या बनाया गया सर, कहीं ना कहीं जनहित याचिका है। अब भारत में अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई। तो मैं बता दूं AC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अवा SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हुसनैना खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी आपको मैंने ये पढ़ाया भी था बिल्कुल, कि जो पहला PIL है वो किसने, कपिला हिंगोरानी जी ने, जिन्हें हम जनहित याचिका की जननी मानते हैं, उस वकील के द्वारा जो मामला था वह हुसनैना आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन, जनहित याचिका में विकास का श्रेय जाता है। तो जनहित याचिका में अगर हम बात करें तो विकास का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्ण अय्यर को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना है कि जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसको जाता है। तो जनहित याचिका का जो विकास का श्रेय है वो न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्ण अय्यर को जाता है। तो न्यायमूर्ति PN भगवती के लिए भी मैंने आपको बताया कि वास्तविकता में इन्हें जनहित याचिका का क्या माना जाता है सर, जनक माना जाता है। क्या माना जाता है सर, जनक। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं 7वां, जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, बंधुआ मजदूरी, पारिवारिक प्रवेश और हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति। तो अगर मैं बात करूं तो शिक्षा संस्थाओं में जो प्रवेश है इसके लिए जनहित याचिका में कोई भी अवधारणा नहीं है, वो अवधारणा अलग है और उनको इससे जनहित याचिका से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी सबको खटाखट हो रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो मैंने आपको यह भी बात बताई कि जनहित याचिका वास्तविकता में कहां दायर की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि
जनहित याचिका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है मात्र 50 रुपए के खर्चे पर प्रतिवादी। अगर आप 50 रुपए प्रतिवादी खर्च करते हैं तो आप जनहित याचिका को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ जगहों पर क्या कर सकते हैं सर, दायर कर सकते हैं या रिट डाल सकते हैं। आगे बात करें सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जनहित याचिका वाला में कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस या मैनेजमेंट कौन थे, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि हीरा लाल जे कानिया। तो कौन थे सर, हीरा लाल जे कानिया हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे सर, हीरा लाल जे कानिया। उम्मीद है कि यहां तक 9 क्वेश्चन तक सबको क्लियर हो गया होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका का मतलब क्या है। कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। तो जनहित याचिका क्या है और जनहित याचिका का क्या मतलब है, तो आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में लाया गया मुकदमा, तो अगर मैं बात करूं तो ये निर्देश तो बाद में होंगे। और मैंने आपको बताया कि जनहित याचिका जो होती है वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा नहीं होती सर, वो पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान के द्वारा होती है। तो बी भी गलत, और कुछ भी जिसमें जनहित हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें मैंने आपको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सर ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए कहीं पर भी मुकदमा लाता है तो ऐसे मुकदमे को हम जनहित में लाया गया मुकदमा बोल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आपने देखा जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो संसदीय एक्ट के तहत संवैधानिक संशोधन के लिए न्यायिक पहल के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो किसके द्वारा शुरू की गई, तो न्यायिक पहल के द्वारा शुरू की गई। कहीं ना कहीं कि न्यायिक पहल हो, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो न्यायिक पहल की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हमारे पास देख रहे थे कि जो कमजोर वर्ग थे, जिनके पास पैसे नहीं थे या जो कमजोर थे, उनके फायदे के लिए ये सारी चीजें क्या की गई सर, शुरू की गई। आगे अगर हम बात करें उत्तरांचल राज्य बना बलवंत सिंह चौहान मामला प्रकाश में आया, तो ये कब आया सर, उत्तरांचल राज्य बना बलवंत सिंह चौहान जो प्रकाश में आया सर, ये था सर 2010 में। कब आया सर, 2010 में। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौहान का जो मामला प्रकाश में आया वो कब आया सर, 2010 में सामने आया था। आगे हम बात करेंगे तो जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास किस दशक में हुई, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दशक है वो 1960 है और उसके पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये जनहित याचिका का जो विकास का क्रम पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है, अमेरिका के लिए पूछ रहा है। अब देखते हैं पीआईएल किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में। तो अगर मैं बता दूं कि जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो निश्चित रूप से जो पीआईएल का जो मामला है वो किस पे रखता है सर, राजनीतिक क्षेत्र पर, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है किसकी, पीआईएल की। आगे हम बात करें पीआईएल को किस नाम से जाना जाता है, तो अगर मैं बता दूं पीआईएल को जनहित याचिका या सामाजिक क्रिया याचिका या जहिया, मैंने बताया था जहिया, जहिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किसके नाम से जाना जाता है सर, जहिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ए और बी दोनों होंगे तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि उपरोक्त दोनों की बात कही गई है। उम्मीद है कि यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पार्ट, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पत्ति हुई। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहिया की जो उत्पत्ति हुई वो अमेरिका में हुई और उसकी जो डेट थी वो थी सर 1960, यानी कि 1960 में। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें और देखते हैं कि आज के लिए अब हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस सेशन को समाप्त करने के बाद हम लोग बहुत ही जल्द अगले नए टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, और उस नए टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन सकते हैं। जो 18 से 20 मार्क्स हमारे पास मानसिक एबिलिटी के आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल कहीं न जाए और जुड़ना ना भूलें आप अभिषेक सर के साथ, ठीक है ना, इसी चैनल पर।
तो आपको ध्यान रखना इस बात को कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके यूपी कांस्टेबल के जो एग्जाम्स आएंगे 60,000 वैकेंसीज है और 927 वैकेंसीज और यूपीएसआई की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर्स में लगभग 10 से 12,000 यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और इसको अच्छे से पढ़ें, और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए टॉपिक के साथ।